soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो सबसे पहले ये जानिए लैंड क्या होता है। लैंड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पूरी दुनिया में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या है, लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स में से एक है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। ये अर्थ सरफेस जो भी हमारी पृथ्वी है उसका लगभग 30% एरिया में क्या है, लैंड है। एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और सारी जगह ऐसी नहीं है कि जहां जहां लैंड है वहां वहां हम रह सकते हो। कुछ जगह ऐसी जहां बहुत ठंड पड़ती है, कुछ जगह ऐसी जहां बहुत गर्मी पड़ती है, उन जगहों पर हम लोग नहीं रह सकते, इंसान नहीं रह सकते। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेराइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ऐसा क्यों है, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कुछ इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं। इसका रीजन मेन यही है क्योंकि कहीं पे लैंड रहने के लिए बहुत अच्छा है, कहीं पे नहीं है। कहीं पे क्लाइमेट बहुत ठंडा है, कहीं पे बहुत गर्म है। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, कहीं पे पहाड़ ऐसे हैं कि वहां पे रहना पहाड़ी पहाड़ है, वहां पे आप घर नहीं बना सकते हैं। कुछ लो लाइंग एरियाज हैं जहां पे बाढ़ आ जाती है बहुत जल्दी, पानी भर जाता है, वहां पे आप रह नहीं सकते। कुछ डेजर्ट एरिया है जहां पे चारों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान है। थिक फॉरेस्टेड एरियाज हैं आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। कुछ ऐसे जहां बहुत जंगल है, वहां जंगली जानवर रहते हैं या फिर आदिवासी रहते हैं, वहां आम लोग नहीं रह सकते हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। पर हम लोग कहाँ रह सकते हैं, जहां प्लेन्स हो, जहां आसपास नदियां हो। जैसे अपना कानपुर है, जहां हम लोग कानपुर में रहते हैं, कानपुर क्या है, एक प्लेन है, यहाँ पे आसपास नदियां, यहाँ खेत भी है, सब कुछ है। ऐसी जगह सुटेबल होती है रहने के लिए। Hence, these are the densely populated areas of the world। इसीलिए ऐसी जगह जहां पे रिवर्स हो और प्लेन्स हो, वहां पे बहुत भीड़ होती है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अपना कानपुर की देख लो, 30 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कितनी है, 30 लाख से ज्यादा है। लैंड यूज, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। जो लैंड होता है, जो जमीन है, उसके बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जंगल उगा सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग हाउस मतलब घर बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं और इंडस्ट्रीज भी खड़ी कर सकते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ये सब क्या है, जो हम इस तरह से लैंड का यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। अब लैंड किस तरह यूज होता है, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहां कौन से मिनरल्स अवेलेबल है और पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है। Human factors such as population and technology were also important determinants of land use pattern। कुछ होते हैं जैसे ह्यूमन फैक्टर है, जैसे कि पॉपुलेशन है, मतलब यहाँ कौन कितने लोग रहते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज हो सकती है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि किस तरह से हम लैंड को यूज कर सकते हैं। अब कहीं पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित है तो वहां पे लैंड को और अच्छे से यूज कर सकते हैं, कहीं पे टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है। जैसे हम लोग कानपुर में रहते हैं, कानपुर फिर भी ऐसा थोड़ा सा विकसित एरिया है, यहाँ पे हम अच्छे से लैंड को यूज कर सकते हैं। मतलब लैंड को यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे खेती भी कर सकते हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी डाल सकते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे चले जाओ राजस्थान के बीच में, थार डेजर्ट के पास, तो वहां पे नहीं पॉसिबल है, चीजें नहीं मिल पाएंगी आसपास। जहां तकनीक पास में होगी यूज करने के लिए, वहां हम आसानी से लैंड का यूज अच्छे से अपने लिए कर सकते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। एक प्राइवेट लैंड, मतलब जैसे तुमने अपने घर के लिए प्लॉट खरीदा तो क्या हुआ, प्राइवेट लैंड हुआ। लेकिन सरकार ने एक लैंड को कह दिया कि ये यहाँ पे क्या बनेगा, प्ले ग्राउंड बनेगा या यहाँ पे गार्डन बनेगा, तो वो कौन सा लैंड हुआ, कम्युनिटी लैंड हुआ। वो सब लोगों के लिए ना, वो उस पर्टिकुलर इलाके के जितने भी लोग हैं सब लोग उस ग्राउंड में जा सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेट लैंड वही बताया, कोई जैसे हमने खरीद लिया अपने लिए प्लॉट, वो हो गया प्राइवेट लैंड। वेयर
community land is owned by the community or common uses like collection of fodder, fruits, nuts, medicinal herbs. और कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के लिए वो अलॉट होता है कोई जगह, वो होता है कम्युनिटी लैंड। चाहे वो जानवर वहां पे चरने जाते हो, वहां पे फ्रूट्स मतलब कि फ्रूट्स के पेड़ हो, पौधे हो, नट्स मिलते हो, मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हो। द कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहलाती है, मतलब वहां पे सारे लोगों का बराबर हक होता है, किसी का वो पर्टिकुलरली नहीं होता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 2000 के टाइम 100 करोड़ थे हम लोग, 2011 में लोग 120 करोड़ हो गए, आज के टाइम में लोग कितने हैं 140 करोड़। भारत की पॉपुलेशन कितनी है 140 करोड़। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, पर लैंड तो उतना ही, पृथ्वी तो उतनी ही बड़ी है, 30% जितना अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं लैंड भी बढ़ता जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लैंड की जो क्वालिटी होती है, कहीं पे बहुत फर्टाइल होती है, कहीं बहुत अच्छी खेती होती है, कहीं बिल्कुल जमीन बंजर होती है। तो लैंड की जो क्वालिटी होती है वो भी जगह से जगह अलग होती है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे कमर्शियल एरिया, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सके, हाउसिंग मतलब घर बना सके। वो कैसी जगह होती है अर्बन एरियाज, जहाँ शहरी इलाके। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। और गाँव इलाकों में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर, ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी को बढ़ाने की सोचा जाता है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम रोज खेतों को बढ़ाते जा रहे हैं। खेतों को बढ़ाने के चक्कर में क्या हो रहा है, जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को काटने से क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, सॉइल इरोड हो रही है, मतलब सॉइल खराब होती जा रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए मेन जिम्मेदार क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाहते हैं खेतों को बढ़ाना, क्योंकि भाई लोग बढ़ रहे हैं, 100 करोड़ से 140 करोड़ हो गए हम लोग, उनको खाना दिलाने की खेती करना है। अब खेत बढ़ाएंगे तो जंगल काटेंगे, ठीक है। अब आया कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। हम लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इससे लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए, खाने पीने के लिए, खेती के लिए भी जगह चाहिए। इससे क्या हो रहा है, जितने भी फॉरेस्ट कवर थे, जितने भी जंगल थे, उनको काटा जा रहा है और जमीन बिल्कुल बंजर होती जा रही है, जिससे माना जा रहा है कि हो सकता है एक दिन इस नेचुरल रिसोर्स को हम खो देंगे, लैंड बिल्कुल बचे ही ना हमारे पास। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो हम लोग को बचाना चाहिए, किस तरह एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, जंगलों को बढ़ाओ, जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं। एंड लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स इन चेक ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स। क्या करना चाहिए, तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं खेतों में, उनको कम डालना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। उससे भी जमीन की जो उर्वरक क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। और क्या करना चाहिए, जो जानवरों को लोग छोड़ देते हैं, जानवर ज्यादा खाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी लूज हो जाती है। मिट्टी लूज हो जाती है तो फिर बारिश होकर मिट्टी उसके साथ बह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग कम हो। ओवर ग्रेजिंग मतलब अपने जानवरों को छोड़ मत दो, कितना भी एक जगह पे चल रहे हैं चलते जाएं, उसे कम करना चाहिए। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज थोड़ा कम करना चाहिए और एफोरेस्टेशन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, लैंड के बारे में। अब पढ़ते हैं सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। एक पतली सी लेयर जो है, जो दानेदार होती है, पतली सी लेयर जो कि अर्थ सरफेस पर चढ़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं, सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये लैंड जमीन से बिल्कुल एकदम चिपक के होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। किस टाइप की सॉइल है ये बता सकता है कि आप पहाड़ी इलाके में हैं, आप रेगिस्तानी इलाके में हैं, या आप प्लेन्स में हैं। उधर की अलग अलग जगह की मिट्टी भी अलग अलग तरीके की होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किससे बनके बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर से। मिनरल्स एंड वेदर ड्रॉप। मिनरल्स होते हैं उसमें और कुछ टूटे हुए पत्थर होते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये कैसे होता है, एक प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर उसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर हो तो उससे क्या होता है, सॉइल होती है फर्टाइल। सॉइल फर्टाइल होगी, उसमें खेती बाड़ी अच्छी होगी। अब समझ लो वेदरिंग क्या होता है। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। जो रॉक्स जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, तो धीरे धीरे
टूटते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, छोटे होकर के क्या होता है, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं वेथरिंग। अब सुनो, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनती कैसे है? द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सबसे पहले समझो क्या होता है क्लाइमेट। सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए 5 फैक्टर जिम्मेदार हैं, जो मैं बताया अभी, पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड टाइम। सबसे पहले क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब कहीं का कैसा टेम्परेचर है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ वहां कितनी बारिश होती है, वहां पे ह्यूमस कितना अवेलेबल है सॉइल में। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल कितनी मोटी होगी, ये समय कितना लगा है उसमें। पैरेंट रॉक मतलब वहां पे किस तरह के पत्थर पाए जाते हैं, उन्हीं पत्थरों से तो मिट्टी बनी है। पत्थर क्या होता है, पत्थर टूटता जाता है, छटता जाता है, धीरे 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 छोटा होता जाता है, आखिरी चल के क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसमें मिनरल्स कैसे हैं। रिलीफ मतलब अब वो जगह जैसे अपना कानपुर है, समुद्र तट से ऊंचाई पे होती है जगह, समुद्र तट होता है, ठीक है, सी लेवल, सी लेवल से जैसे हम लोग का जो भारत है ऐसे बना है, तो सी कोस्टल एरिया है कि नहीं, नीचे की साइड जहाँ पे समुद्र है, इस साइड चले तो इंडियन ओशियन है, नीचे साइड चले तो इधर पैसिफिक ओशियन है। तो उन जो ओशियंस हैं उनसे हर जगह की, हर शहर की एक होती है समुद्र तट से ऊंचाई। हम लोग कितनी ऊंचाई पे बसे हुए उसी को कहते हैं एल्टीट्यूड। तो वो एल्टीट्यूड भी मैटर करता है। फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसे जानवर हैं और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मिट्टी में मिले रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये 5 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल कैसी होगी। ठीक है, आज के इतने रखते हैं, तब पढ़ाएंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि सॉइल डिग्रेड कैसे हो रही है, सॉइल कैसे वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, और इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ये सब कब पढ़ेंगे, कल। आज के लिए इतना ही रखना।